हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एफजेड क्लासेस। तो गाइस आज है तारीख 17 सितंबर और है सैटरडे। आज हम द हिंदू न्यूज़पेपर को एनालिसिस करेंगे और इस न्यूज़पेपर में देखेंगे कि कौन कौन से आर्टिकल हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सेकंड पेज पे भी कोई सा आर्टिकल हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, जो सिटी का पेज होता है। अब जो फर्स्ट पेज जहाँ से आर्टिकल शुरू होते हैं उसको देख लेते हैं। तो इस पेज पर हमारे लिए क्या है, आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। लेकिन गाइज आज मैं आर्टिकल्स को मार्क नहीं कर पाया हूँ क्योंकि वीडियो बहुत वैसे लेट हो रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, हम ऐसे ही पढ़ लेंगे और कल से आपको मार्क्स मिल जाएंगे सारे के सारे आर्टिकल्स। तो सबसे पहला आर्टिकल है जो इम्पोर्टेंट है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एट एससीओ मीट मोदी एंड शरीफ स्पार आवर ट्रांसिट ट्रेड एक्सिस, यानी कि अभी आप जानते होंगे कल क्या हुई थी, एससीओ की मीटिंग हुई थी जिसमें मोदी और शरीफ जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, शहबाज शरीफ, उनके ऊपर बहस हुई है किस चीज़ पर, ट्रेड एक्सिस को लेकर। और हमारे जो पीएम है नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने क्या करा है, एनर्जी को लेकर बात करी है, फूड क्राइसिस को लेकर बात करी है जो कोविड-19 और वार की वजह से देखने को मिला है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अटेंडिंग एन एससीओ मीटिंग एट समरकंद इन उज्बेकिस्तान में मीटिंग हुई है। पुतिन से ही इज अंडरस्टैंडिंग इंडियाज वरीज, यानी कि जो मीटिंग हुई है उसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा है पुतिन से कि ये टाइम नहीं है किस चीज़ का, कन्फ्लिक्ट करने का, वार करने का। तो पुतिन ने उसके रिस्पॉन्स में कहा है कि हम समझते हैं इस चीज़ को कि इंडिया की क्या है, वरीज क्या है, यानी कि इंडिया क्या चाहता है, क्योंकि इस टाइम पे एनर्जी और फूड क्राइसिस देखने को मिले हैं कोविड-19 और वार की वजह से। लेकिन इस आर्टिकल में हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, एससीओ। एससीओ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो एससीओ क्या है, एक संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है। ये एक यूरेशियन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है। इन टर्म ऑफ जियोग्राफिक स्कोप एंड पॉपुलेशन वर्ल्ड की लार्जेस्ट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कवर करती है 60% एरिया ऑफ यूरेशिया, यानी कि जो ऊपर वाली प्लेट है हमारी अर्थ की, उसको ये क्या करती है, कवर करती है उसका 60%, और 40% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन एंड मोर देन 30% ऑफ ग्लोबल जीडीपी। एससीओ इज अ सक्सीजर टू द संगाई 5, यानी कि इससे पहले क्या था, संगाई 5 था। एससीओ उसके बाद आया, यानी कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन उसके बाद आया। एक म्यूचुअल सिक्योरिटी एग्रीमेंट है जो फॉर्म हुआ था 1996 में बिटवीन पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया और तजिकिस्तान के बीच में। ऑन 15 जून 2001 में लीडर्स ऑफ दिस नेशंस एंड उज्बेकिस्तान मिले थे संघाई में, और उन्होंने अनाउंस किया था एक न्यू ऑर्गेनाइजेशन विद डीपर पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। एससीओ चार्टर साइन हुआ था 7 जुलाई 2002 में, और फोर्स में कब आया था, 19 सितंबर 2003 में। इट्स मेंबरशिप हैज़ सिंस एक्सपेंडेड टू 9 स्टेट्स, इसमें अब देखने को मिलेंगे आपको, जिसमें इंडिया और पाकिस्तान भी है। जब इन्होंने कब की ज्वाइन किया था इस चीज़ को, एससीओ को, 9 जून 2017 में, आपको याद रखना है। एंड ईरान ने इसको रिसेंटली ज्वाइन किया है 15 सितंबर 2022 में, जो अभी गया है। सेवरल कंट्रीज आर एंगेज एज ऑब्जर्वर्स और डायलॉग पार्टनर्स हैं इसके, बहुत सारी कंट्री। एससीओ को गवर्न कौन करता है, हेड्स ऑफ द स्टेट काउंसिल, और एक सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी है जो एक साल में एक बार मिलती है। अब इसके बारे में थोड़ी सी शॉर्ट न्यूज़ देख लेते हैं। एब्रीवेशन इसका क्या है, एससीओ। प्रीडिसर कौन है इससे पहले, संघाई 5 था। फॉर्मेशन कब हुई थी इसकी, 15 जून 2001 में। टाइप क्या है, एक म्यूचुअल सिक्योरिटी पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक अलायंस है। हेडक्वार्टर इसका बीजिंग चाइना में देखने को मिल जाएगा। मेंबरशिप स्टेट्स कौन के से हैं इसके, चाइना, इंडिया, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान। ऑब्जर्वर्स कौन है इसके, अफगानिस्तान, बेलारूस, मंगोलिया। डायलॉग पार्टनर्स कौन है इसके, आर्मेनिया, अजरबैजान, कंबोडिया, इजिप्ट, नेपाल, कतर, सऊदी अरबिया, श्रीलंका और तुर्की। और गैस अटेंडेंस कौन है इसके, एशियान, सिस, तुर्कमेनिस्तान, यूएन। और ऑफिशियल लैंग्वेज इसकी बहुत इंपॉर्टेंट, चाइनीज़ और रशियन। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हाँ, नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो एडिटोरियल पेज पर दिया गया है, ईट एंड लर्न वाले पे। तमिलनाडु ने भी एक ब्रेकफास्ट स्कीम को शुरू किया है। ये एक गुड मॉडल है अदर स्टेट्स के लिए कि वो उसको क्या करें, फॉलो करें। तो इस स्कीम के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ब्रेकफास्ट स्कीम जो है तमिलनाडु की, ये क्या है, तमिलनाडु के सीएम है एम के स्टालिन। तो तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर एम के स्टालिन विल लॉन्च हिज गवर्नमेंट एम्बिशन स्कीम टू प्रोवाइड फ्री ब्रेकफास्ट फॉर गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट्स, यानी कि जो क्लास 1 to 5 से होंगे, यानी क्लास 1 to 5 में होंगे, उनको फ्री ब्रेकफास्ट दिया जाएगा गवर्नमेंट स्कूल में, ये इन्होंने कहा है। द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डीएम के फाउंडर सीएन अन्नादुराई।
द मच अवेटेड स्कीम इज सीन एज ए एक्सटेंशन ऑफ मिड डे मील्स, यानी कि मिड डे मील्स को इसमें इंक्रीज मिलेगा, एक्सटेंशन मिलेगा उसका, यानी कि उसका बढ़ोतरी मिलेगी। पायोनियर्ड इन द स्टेट इन द 1920s में मिड डे स्कीम्स आई थी। एम्ड एट टेकलिंग nutrition deficiency among children, a top government official told DH that Stalin will launch the scheme in Madurai on September 15 on the occasion of Annadurai bus anniversary. DH had in August reported that the scheme is likely to launch on September 15, यानी कि अभी इसको लॉन्च किया गया है। इन द फर्स्ट फेज एज मैनी एज 1.14 लाख चिल्ड्रंस को कवर किया जाएगा 1500 schools में run by the government in cities. Villages, towns and far-flung areas will be served hot breakfast दिया जाएगा बिफोर दे बिगिन टू अटेंड क्लास, यानी कि उन्हें मॉर्निंग टाइम में जब वो क्लास लेने से पहले जो टाइम होता है उस टाइम पे उन्हें ब्रेकफास्ट दिया जाएगा। The government has asked district administrators to make necessary arrangement to cook breakfast in community kitchens, यानी कम्युनिटी किचन्स हैं वहाँ पर तमिलनाडु में, उनसे कहा है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर से गवर्नमेंट ने कि वहाँ पर क्या रखें, अरेंजमेंट रखें ब्रेकफास्ट बनाने के लिए कम्युनिटी किचन्स में और इनसाइड स्कूल यानी स्कूल में भी। प्रेमिसेस गेट देम रेडी बाय 7:30 AM तक वो रेडी हो जाना चाहिए। द फूड विल हैव टू बी सर्व टू स्टूडेंट बाय 8:30 AM में वो सर्व किया जाएगा, स्टूडेंट को दिया जाएगा सो दैट क्लास बिगिन हो सके किस चीज़ पर, टाइम पर। तो स्कीम बहुत बढ़िया है, इसको लेकर बहुत आर्टिकल आएंगे आगे भी, उसके बारे में भी हम बाद में देख लेंगे। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हाँ, नेक्स्ट पेज पर एक आर्टिकल है, इसको सिर्फ आप रीड कर सकते हैं। कोर्ट इन ए जीरो कोविड ट्रैप, यानी कि यहाँ चाइना की बात की गई है क्योंकि चाइना ने लॉकडाउन लगा रखे हैं। अभी बहुत दिन पहले तक भी चाइना ने लॉकडाउन लगा रखा था संघाई में, क्योंकि चाइना की क्या है स्ट्रेटेजी है, चाइना चाहता है कि हमारी कंट्री में क्या हो, क्योंकि ये बताया जाता है, इमेजिन किया जाता है साइंटिस्ट के द्वारा कि कहाँ से फैला है कोविड-19, चाइना से ही, वुहान सिटी से। कहाँ से फैला है कोविड-19? चाइना से। तो चाइना की स्ट्रेटेजी ये है लॉकडाउन और मास टेस्टिंग दैट मेड सेंस इन अ वर्ल्ड विदाउट वैक्सीन इज नाउ पास इट्स सेल बाय डेट, यानी कि बिना वैक्सीन के भी क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को ठीक कर सकते हैं। चाइना की स्ट्रेटेजी है कि हम अपनी कंट्रीज़ को क्या बनाएंगे, जीरो जीरो कोविड-19 कंट्रीज़ बनाएंगे, कोविड कंट्रीज़ बनाएंगे, जिससे कि क्या हो, क्योंकि इस पर ब्लेम बहुत लगे हैं चाइना पर, क्रिटिसिज्म बहुत हुआ है इसका, क्योंकि वुहान सिटी से ही ये फैलने को देखने को मिला है कोविड, इस वजह से। तो इस आर्टिकल को सिर्फ आप रीड कर सकते हैं, वोकैबुलरी इससे अच्छी हो जाएगी आपकी। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हाँ, नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो 8 पेज पर दिया गया है। ईडी टीम्स सर्च 40 लोकेशंस इन 4 स्टेट इन दिल्ली एक्साइज केस। ये न्यूज़ बहुत दिन से आ रही थी। दिल्ली एक्साइज केस में ईडी ने क्या करा, ईडी की टीम्स ने 40 लोकेशंस को 4 स्टेट्स में क्या किया है, सर्च की है। तो इस आर्टिकल में हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ईडी। ईडी बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है क्योंकि इससे रिलेटेड प्रीलिम्स में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं पहले। अब देख लेते हैं थोड़ा सा ईडी के बारे में। तो डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट इसको बोलते हैं, एक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है एंड इकोनॉमिक इंटेलिजेंस एजेंसी है जो रिस्पॉन्सिबल है इन्फोर्सिंग इकोनॉमिक लॉज एंड फाइटिंग इकोनॉमिक क्राइम्स इन इंडिया। इट इज़ इन पार्ट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू का एक पार्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट इज़ कंपोज ऑफ ऑफिसर फ्रॉम द इंडियन रेवेन्यू सर्विस से, इसमें ऑफिसर जाते हैं, इंडियन पुलिस सर्विस से और इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से, यानी कि IAS भी इसमें जाते हैं, एज वेल एज प्रोमोटेड ऑफिसर्स फ्रॉम इट्स ओन कैडर। द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द डिपार्टमेंट इज लेस देन 2000 official, out of which around 70% of the officers come from deputation from their organization, while ED has its own cadre, यानी कि 70% तो बाहर से आते हैं और 30% ED का खुद कैडर है उससे जाते हैं। तो इसमें कितने मेंबर होंगे, 2000 से कम। द ओरिजिन ऑफ द डायरेक्टरेट गोज बैक टू 1 मई 1956 में इसका ओरिजिन हुआ था जब इन्फोर्समेंट यूनिट बनी थी। इसका पहले नाम क्या था, इन्फोर्समेंट यूनिट इन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के, फॉर हैंडलिंग एक्सचेंज कंट्रोल लॉज वायलेशन अंडर फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1947 के द्वारा इसको उस टाइम पे बनाया गया था इन्फोर्समेंट यूनिट को। इन द ईयर 1957 दिस यूनिट वाज रीनेम्ड, इस यूनिट को नाम क्या दे दिया गया, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। संजीव कुमार मिश्रा, फॉर्मर चीफ कमिश्नर ऑफ द इनकम टैक्स, न्यू दिल्ली, वाज अपॉइंटेड एज ईडी चीफ इन रैंक ऑफ सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि संजीव कुमार मिश्रा को अभी इसका चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स जो थे उनको ईडी का क्या घोषित किया गया है, ईडी का न्यू रैंक सेक्रेटरी ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको क्या किया गया है, अपॉइंट किया गया है। अब इसके बारे में थोड़ी सी शॉर्ट में देख लेते हैं। एब्रीवेशन क्या है, ईडी एजेंसी का कब बनी थी, 1 मई 1956 में।
ऑपरेशन जुडिक्शन किसके अंदर आती है? इंडिया के। गवर्निंग बॉडी किसकी है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। कॉन्स्टिट्यूशन इंस्ट्रूमेंट क्या है इसके? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। यानी कि किस चीज़ को देखती है? इसका फंक्शन। फंक्शन इसका क्या है? एक्सचेंज जो हुआ है कुछ भी एक स्टेट से दूसरे स्टेट एक तो उसको देखती है। दूसरा मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, यानी कि जो ब्लैक मनी बनी है वाइट मनी से, उस चीज़ को ये टैकल करती है। ऑपरेशनल स्ट्रक्चर क्या है इसका? हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में देखने को मिल जाएगा। मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल कौन सी है इसकी? फाइनेंस मिनिस्टर। कौन सी? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। एजेंसी एग्जीक्यूटिव संजय कुमार मिश्रा, जैसे मैंने बताया। आईआरएस डायरेक्टर्स इन्फोर्समेंट। और पेरेंट एजेंसी कौन है? डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अब हमने ईडी के बारे में फुल में डिटेल ले ली है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो इसी पेज पर दिया गया है। 21,000 स्कोर 100% इन CUET, यानी कि 21,000 लोगों ने स्कोर किया 100% किसमें? CUET। अब तो इस आर्टिकल में हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? CUET। तो थोड़ा सा CUET के बारे में जान लेते हैं। तो CUET क्या है? कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट है। इसको पहले हम क्या बोलते थे? सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कॉमन एंट्रेंस टेस्ट बोलते थे, CUCET। एक ऑल इंडिया टेस्ट बीइंग ऑर्गेनाइज किया जाता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा, NTA के द्वारा, फॉर एडमिशंस टू वेरियस अंडर ग्रेजुएट, इंटीग्रेट, पोस्ट ग्रेजुएट, डिप्लोमा। यानी कि ये जब जो पीपल्स होते हैं, यानी कि जो स्टूडेंट होते हैं, जो अंडर ग्रेजुएट होते हैं, इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं, डिप्लोमे में होते हैं, उनके लिए एक एंट्रेंस टेस्ट लिया जाता है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन्स के लिए। सर्टिफिकेशन कोर्स एंड रिसर्च प्रोग्राम इन 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ ऑफ इंडिया, यानी कि इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस टेस्ट ये CUET के द्वारा लिया जाता है। इट इज़ ऑल्सो एक्सेप्टेड बाई नंबर ऑफ अदर स्टेट यूनिवर्सिटी एंड डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ इंडिया। अब इसके बारे में थोड़ा शॉर्ट में जान लेते हैं। CUET एक एक्रोनिम इसका क्या है? CUET टाइप क्या है? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, CBT कराती है। डेवलपर एडमिनिस्ट्रेटर कौन है इसके? NTA, यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, सिंस 2021। नॉलेज स्किल्स टेस्टेड क्या करती है? लैंग्वेज, डोमिनेंस, स्पेसिफिक सब्जेक्ट, जनरल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग इसमें आते हैं। पर्पस क्या है इसका? एडमिशन करे 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंड स्टेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी एंड डीम यूनिवर्सिटी, इनमें क्या करे? सिलेक्शन ले बच्चे पे स्टूडेंट्स का। ईयर स्टडी कब हुआ था? 2021 में। ड्यूरेशन क्या है इसकी? ये सब याद नहीं रखना आपको। ऑफर्ड 1 ईयर, यानी कि 1 साल में एक बार इसमें पेपर होते हैं। कंट्रीज में कौन सी में? हमारे इंडिया में। और लैंग्वेज इसमें कौन कौन सी होती हैं? इंग्लिश, हिंदी, मराठी, गुजराती, तमिलनाडु, कन्नड़, मलयालम, उर्दू, असमीज, बंगालीज और पंजाबी और उड़िया, इन सब में इसके क्या होते हैं? पेपर आते हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। हाँ, नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अभी पश्चिम बंगाल में बहुत दिन से विवाद सा चल रहा है। वहाँ के जो पार्थ चटर्जी हैं, उनको अभी कस्टडी में दोबारा ले गया है CBI के द्वारा। अभी वो कुछ दिन पहले ED से छूटे थे, यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट से। किस केस में? उन्होंने क्या, उन करप्शन में वो पकड़े गए थे, स्कैम में वो पकड़े गए थे। कौन से स्कैम में? बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन, SSC रिक्रूटमेंट स्कैम में। तो ये तो इस न्यूज़ है सिर्फ। अब इस आर्टिकल में हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? CBI। तो थोड़ा सा CBI के बारे में जान लेते हैं। तो CBI क्या है? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, एक प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है इंडिया की। ये ऑपरेट करती है अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस के अंडर। ओरिजिनली सेटअप हुई थी टू इन्वेस्टिगेट ब्रेबरी एंड गवर्नमेंटल करप्शन, यानी गवर्नमेंट में जो करप्शन वगैरह होता है उसको देखने के लिए इसका फंक्शन है। इन 1965 में इसने रिसीव्ड किए जुरिडिक्शंस टू इन्वेस्टिगेट ब्रांचेस ऑफ सेंट्रल लॉज इन्फोर्सेबल बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मल्टी स्टेट ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, मल्टी एजेंसी और इंटरनेशनल केसेस ये देखती है। इस जो क्राइम वगैरह होते हैं, मल्टी एजेंसी और इंटरनेशनल केसेस होते हैं, उनको भी ये देखती है। एजेंसी हैज़ बीन नोन टू इन्वेस्टिगेट सेवरल इकोनॉमिक क्राइम्स को देखती है, स्पेशल क्राइम्स को देखती है, केसेस ऑफ करप्शंस और अदर केसेस को भी अभी देखती है। CBI इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द प्रोविजंस ऑफ द राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट। CBI इज इंडियाज ऑफिशियली डेजिग्नेटेड सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है फॉर लाइसेंस विद द इंटरपोल। CBI का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? CGO कॉम्प्लेक्स में, नियर जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम इन न्यू दिल्ली। अब इसके बारे में थोड़ा सा शॉर्ट में जान लेते हैं CBI के बारे में। तो CBI फॉर्म कब हुई थी? 1963 में, बाय रिजोल्यूशंस ऑफ होम मिनिस्ट्री। जुरिडिक्शन क्या है इसका? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आती है। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली इंडिया में देखने को मिलेगा। इसका मोटो आपको याद रखना है, इंडस्ट्री, इम्पार्टेबिलिटी और इंटीग्रिटी। एम्प्लॉयज़ कितने हैं इसमें? 7 to 7 4।
एनुअल बजट कितना आता है इसका 911.87 करोड़ इस पर लगता है। एजेंसी सुबोध कुमार जायसवाल डायरेक्टर जनरल है इसके। पेरेंटल डिपार्टमेंट कौन सा है इसका, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। अब हमने सीबीआई के बारे में पूरा जान लिया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हाँ, नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो वर्ल्ड पेज पर दिया गया है 11 पेज पर। श्रीलंका सेट टू रिव्यू एंड अपग्रेड एफटीए विद इंडिया, यानी कि श्रीलंका में अभी इमरजेंसी लग गई थी कुछ दिन पहले। श्रीलंका में क्राइसिस हैं, बहुत ज़्यादा क्राइसिस देखने को मिले थे कुछ दिन पहले, क्योंकि वहाँ के प्रेसिडेंट की वजह से जो गोटाबाया राजपक्षे हैं से वो वहाँ से चले भी गए थे, उन्होंने वहाँ से माइग्रेट कर लिया था। श्रीलंका ने अभी क्या रिव्यू किया है कि वो एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेगी इंडिया के साथ, ये रणनील विक्रमसिंघे ने कहा है, जो वहाँ के नए प्रेसिडेंट बने हैं। अब इस आर्टिकल में हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, एफटीए। तो एफटीए के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एक ट्रीटी और एग्रीमेंट है जो इंटरनेशनल लॉ के अनुसार चलता है टू फॉर्म ए फ्री ट्रेड एरिया बिटवीन द कोऑपरेटिंग स्टेट, जो इसमें कोऑपरेट करते हैं स्टेट, उनके लिए फ्री ट्रेड एरिया है। टू टाइप्स ऑफ इन ट्रेड एग्रीमेंट होते हैं, बायलैटरल और मल्टीलैटरल। बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट ओकर्स होता है बार बार टू कंट्रीज के बीच में एग्री टू लूजन ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस बिटवीन द टू ऑफ देम, यानी कि जो भी कंट्रीज इसको करती हैं उनके बीच के जो ट्रेड रिस्ट्रिक्शन है वो क्या हो जाते हैं, बिल्कुल ख़त्म से हो जाते हैं। जनरली टू एक्सपेंड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ इससे बढ़ती हैं। मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट वो एग्रीमेंट है जो 3 और ज़्यादा कंट्रीज़ के बीच में होता है एंड आर द मोस्ट डिफिकल्ट टू नेगोशिएट एंड एग्री। FTA form of trade pacts determine the tariff and duties that countries impose on imports and export with the goal of reducing or eliminating trade barriers। यानी कि FTA वो होता है जब भी दो कंट्रीज कोई ट्रेड करती हैं तो उनके बीच में जो उनके इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट पर जो ड्यूटी लगती हैं, जो टैरिफ लगती हैं, वो FTA के द्वारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के द्वारा बिल्कुल हटा दी जाती हैं। ट्रेड बैरियर बिल्कुल हटा दिए जाते हैं उन दो कंट्रीज के बीच के, उसको ही क्या बोलते हैं, FTA। thus encouraging international trade। Such agreement usually center on a chapter providing a preferential tariff treatment, but they also often include clauses on trade facilities and rule making areas such as investment, intellectual property, government procurement, technical standard, and sanitary and phytosanitary issues. Important distinction exists between custom unions and free trade areas. Both types of trading blocks have internal agreements arrangement which parties in conclude in orders to liberalize and facilitate trade among themselves। यानी कि ये मतलब होता है कि दोनों के बीच में क्या हो, ट्रेड अच्छा हो, जिससे उनके आगे के रिलेशन भी क्या हो, अच्छे हों, उनमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो, उनमें ज़्यादा टेक्निकल स्टैंडर्ड बने। यही सब इसमें बताया कि एफटीए के बारे में क्या होता है। एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, यानी कि टैरिफ वगैरह ट्रेड बैरियर्स बिल्कुल दोनों कंट्री से अच्छा है, हट जाएं, जिससे उनका डेवलपमेंट देखने को मिले। तो एफटीए के बारे में हमने डिटेल में पढ़ लिया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो गाइज ये आर्टिकल थे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद एंड नेवर गिव अप।